हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट और नया सेशंस का आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सेशंस जो होगा, ये प्रैक्टिस सेट जो होगा, ये आपके बीपीएससी 4.0 और बीपीएससी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए, हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। पहले हम सेशंस को करते हैं और एक एक करके हम लोग वहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग नए हैं, इस सेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ को जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है और आप लोग चाहते हैं कि एक एक करके सारे ऑप्शंस को डील किया जाए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ये सेशंस होता है अगर एक एक करके सारे ऑप्शंस को डील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगी। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं ऐसा सेशंस आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक करके सारी चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ पर डील किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका ये? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? क्या है क्वेश्चन? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? कौन थे ये? तो B.R. अम्बेडकर थे। डी इज द राइट आंसर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? क्या है क्वेश्चन? फिर समझ लीजिए आप एक बार। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? कि कहाँ हुई थी ये आपका ये इलाहाबाद में हुआ था, ये जिसका अब इसका नाम क्या हो गया है? तो प्रयागराज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? ये क्वेश्चन आपका टीआरई में पूछा गया है, टीचर्स वाले एग्जाम में पूछा गया है ये। तो क्या यहाँ क्वेश्चन है? होम रूल लीग की स्थापना में सम्मिलित नहीं थे, ये पूछा गया है। तो कौन नहीं थे ये? अब जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। और इनका आप लोग पॉलिटी में ही पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें से कह रहा कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें से डी, ये HS अलगॉट, ये नहीं थे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ तो फिर से मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? क्या है? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो उस समय इनके निजी सचिव कौन थे? तो आपका ये क्या हो जाएगा? प्यारेलाल। क्या कौन थे ये? प्यारेलाल उनके निजी सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो अब जानते हैं कि जब भी गांधी जी की कोई आंदोलन होती थी, अगर सफल हो या असफल हो, कुछ भी हो, उसके बाद फिर से वो रचनात्मक कार्यक्रम या रचनात्मक कोई काम करते थे, चाहे लोगों को जागरूक करने का हो, चाहे साफ सफाई को लेकर के हो। ठीक है, तो ये सब काम क्या करते थे? तो वही क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो किसे महत्व दिया? वो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम को उन्होंने महत्व दिया। ए इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है? अब यहाँ देख रहे होंगे नहीं पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, जहाँ कहीं पे नहीं लिखा हुआ हो, आप लोग वहाँ थोड़ा सा उसको सर्कल कर लेंगे, जो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी वहाँ पर होगी। अब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन है? दुर्गेश नंदिनी भी है, आनंदमठ भी है और देवी चौधरानी भी है। तो कौन नहीं है भाई? पोस्ट मास्टर नहीं है। सी इज द राइट आंसर। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? किन्होंने रखा था? तो इन्होंने पहली बार इसके बारे में पहला प्रस्ताव जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। और आप बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता भी किए थे, कहाँ किए थे? चलिए हम आपको हल्का हिंट कर देते हैं कि उन्होंने 1905 ईस्वी में अधिवेशन किया था, मतलब उनका अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था? आप लोग यहाँ पे इसके बारे में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने कहाँ पे किया था, 1905 में जो किया था, कहाँ किया था। ठीक है, और चलिए,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो अब जानते हैं दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी थे ये, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से, ये बिहार का पहला शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, और इनके ही नाम पे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो कि NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को बोलते हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शेरशाह सूरी द्वारा वो बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रंपा विद्रोह हमारे यहाँ हुआ था, ये रंपा विद्रोह हुआ था, ये किससे संबंधित है। तो इससे संबंधित कौन है, तो अल्लूरी सीताराम राजू। तो कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागलपंथ भी एक विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह उसको बोलते हैं। तो वही कह रहा है क्या, पागलपंथ का स्थापना किसने की थी। तो इसका कौन किया था भाई, करम शाह ने किया था। किसने किया था, करम शाह ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत की जो युद्ध हुई थी जिसमें बाबर ने जो जीत लिया था वहाँ पे, उस जीतने के पीछे क्या रीजन था। क्या उनकी घुड़सवार सेना काफ़ी अच्छी थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या उनकी सैन्य कुशलता थी, ये भी नहीं है। ये तुलुगमा पद्धति, ये बिल्कुल ये सही बात है। ये उनका जीतने का मेन रीजन क्या था, ये जो तुलुगमा पद्धति थी, यही एक रीजन जीतने का एक मेन रीजन था। तो आप लोग कमेंट में ये बताएंगे ये तुलुगमा पद्धति क्या थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे क्या था ये, ठीक है। चलिए, और अफ़गानों की आपसी फूट, ऐसा ये भी नहीं था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं हम लोग। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि हाँ, तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की। तो किसने की थी ये, तो मलिक उल शर्क ने की थी। किन्होंने किया था, तो मलिक उल शर्क ने किया था। अधिक संख्या में दफनाए गए, चलिए साथ इसको हाईलाइट कर दें, इन्होंने किया था, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में जो बच्चों का शव जो प्राप्त हुआ है वह किस संस्कृति से मिला है। तो ये आपको मिला है कहाँ से, तो जॉर्वे संस्कृति। कहाँ से मिला आपका ये, तो ये आपका जॉर्वे संस्कृति से मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रही है कि आपको यहाँ पे भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपका ये, तो भागवत संप्रदाय के विकास में भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो इसका आंसर क्या हो जाए, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का जो यहाँ पे था भागवत संप्रदाय के विकास में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा था, और इन्होंने कहीं न कहीं इस भागवत संप्रदाय को डेवलप करने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आप लोग समझ पा रहे होंगे, और था आप लोग भी यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे हाँ इसका आंसर क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 क्या करें यहाँ पे, तो धमेक स्तूप, क्या है क्वेश्चन, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो आप लोग पहले यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है भाई। तो ये सारनाथ में है। और चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं कि सारनाथ से कुछ और भी लिया गया है, कुछ और भी वहाँ से एडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया वहाँ से। तो आप लोग सारनाथ के बारे में बताएंगे कि सारनाथ से कुछ और भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सारनाथ से और क्या संबंधित है, आप लोग वहाँ बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो अब जानते होंगे कि जब आप मेडावल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो खलीफा पद को उस समय किंग मेकर कहा जाता था, क्योंकि खलीफा पद जिसे कह दिया करते थे उसकी शासन वहाँ शुरू हो जाती थी, वो वहाँ का राजा बन जाते थे। तो ये ऐसा कौन शासक था, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे, तो उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे ये, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। और आप लोग को सेशंस अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको ये सेशंस कैसा लगा। आप लोग चाहते हैं इसको कंटिन्यू रखने के लिए तो आप लोग कंटिन्यू के लिए भी आप लोग वहाँ पे बतलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। क्या है क्वेश्चन, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर इज द राइट आंसर। ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किससे उदाहरण है। तो हम समझते हैं कि क्लास 9th के या क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे भावर क्षेत्र किसे कहते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये शिवालिक शैल समूह का दक्षिण में भावर क्षेत्र ये किसका उदाहरण है आपका है ये, तो ये गिरिपद स्थिति का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। तो ये सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है, ये सोलर सिस्टम का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, परिवार का हिस्सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह आप लोग जानते होंगे, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है क्षुद्र ग्रह, और ग्रह ये भी है, और धूमकेतु ये भी है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो ये पूछा गया आपसे, तो इससे बी इज द राइट आंसर। निहारिका नहीं इसका है, तो बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, तो ये कह रहा है क्या, मैच द फॉलोइंग, इसे मैच करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 26 किससे संबंधित, आप जानते हैं ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच जो है ये धर्म के बारे में बताया गया, धर्म के बारे में वहाँ कहा गया है, जहाँ पे धर्म का प्रबंधन, धर्म का मैनेजमेंट वगैरह इसके बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 26 के संबंधित आपका ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ए का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में इसमें कहा गया है, बिल्कुल बी का सी हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत के गठन से है। अनुच्छेद 98 आर्टिकल 98 ये आपका किससे संबंधित है, तो संसद के सचिवालय से है, संसद के सचिवालय से है। और अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 ये किस संबंध आपका है ये, तो संघ शासित क्षेत्रों से, जिसको आप यूटी बोलते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र बोलते हैं। तो ये 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आप लोग बताएंगे, तो ए का सी हो गया, ए का सी यहाँ दिख रहा है हमको, 2 का डी भी यहाँ दिख रहा है, 3 का हाँ 3 का ए 2, तो 3 का 2 ये चलिए हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का पर नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा कह रहा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर राज्य सरकार के स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है नागरिकों के शिकायतों से संबंधित जो है यहाँ पे क्या है, तो नागरिकों की शिकायतें पे इसका नियंत्रण नहीं होता है। बाकी अब देखिए, बाकी ये तीनों पे आर्थिक मामले हो, चाहे कार्मिक मामले हो, चाहे विधि निर्माण मामला हो, ये तीनों पे इनका अधिकार नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया आपसे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ऐसा लिया गया वहाँ पे। तो ये तो भाई सही है, पूछा क्या गया है भाई, गलत कौन है, गलत बताइए। तो संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, मूलभूत अधिकार नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या, बी नंबर गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही बात नहीं है। अब भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन गलत है, तो हमको क्या दिखा भाई, बी सी और डी क्या है, गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 23 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, तो वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले
97th अमेंडमेंट संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से है। थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से है, तो बी इज द राइट आंसर। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान जो कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लीजिए एक बार। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था? तो ये प्रावधान जो आपका है ये 1996 में पारित किया गया था। सी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय जिसको पीजीआई बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीजीआई एक क्या है? तो हम जानते हैं पीजीआई बराबर क्या होता है? जब आप व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान को माइनस कर लेते हैं और इसमें से व्यक्तिगत आय में से अगर आप गैर कर भुगतान को अगर आप माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग पैसा बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीजीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीजीआई बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंड की अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो लोग जो नेल रिमूवर लगाती है वहाँ पे, तो वो उसको हटाने का जो काम करते हैं वो स्पिरिट होता है। वो जब उसको आप छुएंगे, टच करेंगे तो आपको काफ़ी ठंडी महसूस होगी वहाँ पे। तो उसका रीज़न क्या होता है भाई? क्योंकि अत्यंत वाष्पशील होता है, जिसके कारण हमें क्या होती है? काफ़ी अच्छी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अत्यधिक या अत्यंत वाष्पशील होना, सी इज द राइट आंसर। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो हम जानते हैं जब जल क्या होता है, किसी वेपर में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो वैसे कंडीशंस में वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। इसका सी इज द राइट आंसर। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? क्या है क्वेश्चन? फिर से सुन लीजिए एक बार आप लोग। ये आपका TRE 2 में पूछा गया था, ये आई थिंक 1 to 5 के पेपर से पूछा गया था ये। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना हम करते हैं भाई? 1%। उसको वो उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो अब ये बताइए आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से क्या होती है? तो हम जानते हैं आर्सेनिक से हमारी क्या होती है कि आर्सेनिक से आपको ये फेफड़े का कैंसर होता है, इसलिए कहा था आर्सेनिक पानी हम लोग को नहीं कंज्यूम करना, नहीं पीना चाहिए, बहुत हानिकारक है ये। कैडमियम, तो कैडमियम से क्या होता है ये? तो हड्डियों में कमजोरी होती है, इसलिए कैल्शियम युक्त भी या जहाँ पर कैल्शियम हो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उससे क्या होती है? हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे क्या होता है ये आपका? इससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती है, तो सी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और बैरियम जो बच गया उसका क्या हो, कौन सा बच गया? ये मस्तिष्क वाला। तो बैरियम से क्या होता है ये? तो मस्तिष्क में सूजन होता है। तो अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए किसका क्या है। 1 का 1, देखिए 1 का 1 कहाँ पे? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 का 3 यहाँ पे भी है। 3 का 4 यहाँ पे है। इसका डी क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है आपका ये? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरीकरण कहते हैं। अगर आप 10th के बाद 12th में अगर आपका केमिस्ट्री रखे होंगे, साइंस पेपर रहा होगा, तो आप वहाँ पर जरूर पढ़े होंगे स्टीरीकरण क्या होता नहीं होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीरीकरण कहते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है,
उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं ग्रेफाइट। अब अगर आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वान डेर वाल्स बल द्वारा, फोर्स द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? मतलब भूरी वायु मतलब ब्राउन एयर के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आप जानते हैं भूरी वायु के संबंध ये SO2 से संबंधित है। SO2 जो कहीं ना कहीं आपको ये एसिड रेन में भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं हिंदी में। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य का ग्रंथि का निर्माण होता है? पहले आप जान लीजिए ये ऊतक कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखा गया है। पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होती है, संयोजी ऊतक होती है और उपकला ऊतक होती है। अगर आप क्लास 6 का बुक देखे होंगे एनसीईआरटी, वहाँ एकदम क्लियरली साइंस में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण, तो ग्रंथि के निर्माण का निर्माण में जो ऊतक सहायक करते वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। सी इज द राइट आंसर। उपकला ऊतक इसको क्या करता है भाई? हेल्प करता है। और हमारा ब्लड क्या है? हमारा ब्लड भी, हमारा खून भी क्या, एक संयोजी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो मनुष्य के लार में उपस्थित जो एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो वो काम करता है आपका ये प्रतिजीवाणु कारक। प्रतिजीवाणु कारक का ये काम करता है। ए इज द राइट आंसर। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करते हैं? रंध्र समझ पा रहे होंगे, इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा बोलते हैं। तो पौधों में स्टोमाटा जो खुलता है या फिर बंद होता है, वो मतलब इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं। रंध्र का खुलना या बंद होना ये टोटली डिपेंड करता है किस पे? ये तो स्फीति दाब पे। किस पे करता है वो? स्फीति दाब पे। तो स्फीति दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे, बताइएगा वहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन फूल का एक अंग या भाग है? तो हम जानते हैं कि फूल का एक अंग या भाग कौन है भाई? तो मध्य सिरा नहीं है, सिराएं नहीं है, स्त्री केसर है। तो बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फास्फोरस, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, आप ये बताइए। हम लोग को सही वाले को चूज करना है यहाँ पे। तो यह एक विषैला पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है एवं हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे इसको खुला में छोड़ते हैं हम लोग, इसमें स्वतः इसमें आग लग जाती है, ये जल जाती है, मतलब प्रज्वलित हो जाती है वो। तो इसका भाई कह रहा है कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों से, इसका मतलब सी क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन कॉन्जेशन के लिए उत्तरदायी है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है भाई? हिस्टामिन। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए एक बार आप। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन कॉन्जेशन के लिए उत्तरदायी है? हिस्टामिन। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो किससे होता है ये बताइए। तो अंतः द्रव जालिका, इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ECR भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए इज द राइट आंसर, ए नंबर, अंतःद्रव जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? क्या है क्वेश्चन? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ये किसका ऊतक, ये किसका उदाहरण है भाई, ये बताइए। ये उदाहरण है आपका ये संवहनीय ऊतक का। ये किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, संवहनीय टिश्यू का। सॉरी, वो नहीं होगा, हाँ इसका ये हो जाएगा संवहनी ऊतक का। ठीक है, एक मिनट। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है?
तो हम लोग जानते हैं खुला बाजार पॉलिसी जो है आपका पहली बार 1991 में 1991 में मनमोहन जी के द्वारा, जिस समय उस समय शायद PM शायद 25 शायद थे, या मुझे अगर ध्यान नहीं हो तो, लेकिन हाँ उसमें वित्त मंत्री शायद, या सॉरी वित्त मंत्री उसमें मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने खुला बाजार परिचालन को संचालित किया, जिससे हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश हुआ और बहुत जल्दी भारत हमारा डेवलप हो गया, वहाँ पहुँची। तो वही बोल रहे हैं आप क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, मतलब हम लोग जो सरकारी एसेट्स को जो क्रय कर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, इससे संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कह रहा पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? कह रहा पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की निम्न में से किस समिति ने की थी? किसने की थी ये? तो तारापुर समिति ने की थी। किसने की थी ये? तो तारापुर समिति ने की थी। 43 नंबर क्या कह रहा है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? कह रहा भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, मतलब ये ह्यूमन, इसको इकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, जो पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो कौन थे ये? तो H.H. बैरोज जी थे। ये कौन थे? H.H. बैरोज जी थे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? क्या पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 कर विश्व संगीत दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और 21 जून को हम लोग कुछ और भी मनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 21 जून को और कौन सा दिवस हम लोग वहाँ मनाते हैं। आप लोग वहाँ पर कमेंट करके बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पे? ये गुजरात के कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा जीव नहीं बल्कि मन है? ठीक है, तो किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किन्होंने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनका सर्वप्रथम प्रकाशन जो है ये तो श्रीपाद अमृत डोंगे ने किया था। किन्होंने किया था? तो श्रीपाद अमृत डोंगे ने किया था। बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है यहाँ पे कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ये आपको नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। मतलब डी इज द राइट आंसर। HDPE का पूरा नाम क्या है आपका? ये तो HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी, क्या होगा ये? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ए इज द राइट आंसर। आइए कुछ हम लोग हल्का सा याद करने का चीज़ भी यहाँ पे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और एक एक करके हम लोग यहाँ थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में बताइएगा कि कैसा आप लोग लगाइए। और आप लोग चाहते हैं कि और इसमें कुछ और भी ऐड किया जाए, या आपको एक एक ऑप्शन को अगर डील करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं एक एक करके डील के लिए वहाँ पे आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे वो भी वहाँ पे किया जाए। और थोड़ा सा सेशंस लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा याद भी करते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा घाटी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। क्या है क्वेश्चन? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? ये दमदमा से मिला है। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के
गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुआ है ये? बुर्जहोम से हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? बुर्जहोम से हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है ये भाई? ये भी बुर्जहोम से हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? बुर्जहोम से हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? कालीबंगा से हुआ है। अग्निकुंज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंज का साक्ष्य जो आपका है ये भी कालीबंगा, या इसको हम लोग कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगन और एवं लोथल से हुआ है। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है हम लोग को? ये भी कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग चाहते हैं कि और इसमें कंटिन्यू रखा जाए और करेंट अफेयर्स का सेशन भी लगाया जाए। और करेंट अफेयर्स को लेकर था समय एक अलग स्ट्रेटजी रहता है हमारा वहाँ पे। तो खैर जब वो सेशंस करेंगे वहाँ पर वो चीज़ शेयर भी करेंगे। तो चलिए, तो जो भी लोग यहाँ नए हैं कृपया इस सेशंस को लाइक करें, थोड़ा सा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आप तक ये सेशंस पहुँचते रहे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग ये सेशंस कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।